ऑलमोस्ट 135 मिलियन पीपल हमारी कंट्री में ओबीस हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर इस इशू को एड्रेस कर रहे हैं और इंडिपेंडेंस डे स्पीच में, तो यानी कि ये एक नेशनल इशू बन चुका है। When some cancers are connected with obesity, Like डाइट और फूड को लेके जितने सारे 90% मिथ्स ही हैं। the usage of these two things called Ozempic and Mounjaro. I will never prescribe it for weight loss. जब भी बच्चों को फीड करते हैं, आप टीवी के सामने बैठा के फीड करना बंद कर दीजिए। Okay. बच्चों के हाथ में फ़ोन दे के उनको फीड करना बंद कर दीजिए। नो पावर लंचेस फॉर द पीपल हु आर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आपको क्या पता आपके काम की स्ट्रेस की वजह से वो एम्प्लॉय का वेट बढ़ गया। आपका जो ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो डिसीजन मेकिंग करता है। जिस समय आप एकदम स्टारवेशन में है, आपकी बॉडी को खाना चाहिए, उस समय ये थोड़ा कम काम करता है। आपने बॉडी को खाना एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह दिया जी। वो खा के आपको अच्छा लगा, आपका डोपामिन सिक्रेट हुआ। इट्स एक्चुअली एन एडिक्शन दैट बिकम्स इनटू अ हैबिट। बॉडी जिसके अंदर हार्मोनल डिसरप्शन है ना, वहाँ पे आप ओबेसिटी को ट्रीट नहीं कर पाएंगे जब तक उस डिसरप्शन को ट्रीट नहीं करेंगे। आप जो खाना खा रहे हो वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर हरजोत, वेलकम टू द पिंकविला पॉडकास्ट। माय प्लेजर। हम ये बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं टू Yes. स्पीक अबाउट अ टॉपिक जो ओबेसिटी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के समय में इसके बारे में जितनी बात हो उतनी कम है, तो आपने ये समय निकाल के दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर अविनाश। आप एक ओबेसिटी कंसल्टेंट और एस्थेटिक फिजिशियन है। पहले तो आम भाषा में अगर मेरे ऑडियंस के लिए आप बता पाएँ कि ये क्या होता है और आपकी इस फील्ड में शुरुआत कैसे हुई। ओबेसिटी कंसल्टेंट का मतलब है कि मैं वज़न के साथ रिलेट करती हूँ, यानी कि किसी का अगर वज़न बढ़ गया है तो उसको कम कैसे करना है। बिकॉज ज़्यादा करके पब्लिक को सिर्फ यही पता है कि कम खा लो तो वज़न कम हो जाएगा, बट कैसा होता है? नहीं होता है जी। सो वहीं पे आता है मेरा स्पेशलाइजेशन, जहाँ पे कि मैं ओबेसिटी को सिर्फ डाइट के साथ कनेक्ट करके नहीं कम कराती हूँ, बल्कि आई अंडरस्टैंड कि ओबेसिटी कितना डीप रूटेड इशू है और इसके लिए उसका सोल्यूशन भी डीप रूटेड ही होना चाहिए जी। और आपका सवाल कि मैं इस इंडस्ट्री में कैसे आई, सो ओबेसिटी को कहीं ना कहीं आप वेलनेस से कनेक्ट कर सकते हैं, एस्थेटिक्स को आप वेलनेस से कनेक्ट कर सकते हैं। ये तब की बात है जब मैं अपने इंटर्नशिप में थी ना अविनाश, और मैं देखती थी कि बहुत सारे डिजीजेस के बहुत सारे ब्रेक थ्रू ट्रीटमेंट्स हैं। कैंसर का भी ट्रीटमेंट आ गया है, डायबिटीज़ का, हर चीज़ का ट्रीटमेंट आ रहा है। तो मुझे एक सवाल हमेशा परेशान करता था कि हम इतना रिसर्च डिजीजेस के क्योर में लगाते हैं, जो अच्छी बात है, रिक्वायर्ड है, पर हम थोड़ा सा भी रिसर्च वेलनेस पे क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या हो अगर ये डिजीजेस हो ही नहीं जी। हम इनको रोक कैसे सकते हैं जी। क्योंकि डिजीज हो जाने के बाद जब हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो हेल्थ रिस्टोर नहीं हो पाती, सिम्टम्स खत्म होते हैं जी। सिम्टम्स कंट्रोल होते हैं। तो मुझे हमेशा से ही वेलनेस कि ऐसा क्या किया जाए, किस तरह से चेंजेस लाए जाएं कि हम डिजीजेस को अवॉइड कर सके, वी कुड स्टॉप डिजीजेस फ्रॉम डेवलपिंग जी। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जो है वो वेलनेस और एस्थेटिक्स में आया जी। वेलनेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल, और अगर आपकी लाइफस्टाइल बेहतर होगी तो फ्यूचर में जाके, जैसे आपने कहा कि ये जो बीमारियां आती हैं हमको शायद आए ही ना, अगर हम पहले से अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर रखें। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम आज इसको और डीप में समझने की कोशिश करें। पहले तो ओवरवेट और ओबेसिटी, इन दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में ही फैट का परसेंटेज मतलब बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन ओवरवेट जो है इसमें अभी रिस्क फैक्टर इतना डेवलप नहीं हुआ। ओबेसिटी का मतलब है कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को रिस्क फैक्टर आ गया है, और इसके कुछ साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं जिसमें हम देखते हैं, जैसे कि बहुत कॉमन है, सबको पता है, बॉडी मास इंडेक्स है जी। फिर उसके बाद बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस है जिसमें हम समझ सकते हैं कि बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है। फिर आ जाता है वेस्ट टू हिप रेशियो, ताकि हम समझ सकते हैं कि आपका विसरल फैट कितना है। फिर आ जाता है आपके थोड़े से मेटाबॉलिक पैरामीटर्स जिनको हम चेक करते हैं, और हमें पता लगता है कि अगर आपका वेट विजिबली दिख भी नहीं रहा है, फिर भी अगर आपको मेटाबॉलिक डिसरप्शंस दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जी। सो ये 3-4 पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये पेशेंट ओवरवेट है या ओबेसिटी में है। और ओबेसिटी में भी फिर ग्रेड्स आते हैं, ग्रेड 1, 2 एंड देन मॉर्बिड ओबेसिटी।
उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है। जी, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब रेड फोर्ट से अपना भाषण दिया था, तब उन्होंने भी इंडिपेंडेंस डे वाले दिन तब उन्होंने भी ओबेसिटी की बात की थी, और उन्होंने भी कहा था कि ये एक प्रॉब्लम है जिसको जितना जल्दी सॉल्व करे उतना बेहतर है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि तो आपके हिसाब से ये एट दिस पॉइंट इन टाइम स्पेसिफिकली ये इतना नेशनल कंसर्न क्यों बना हुआ है, और कितने प्रतिशत लोग आपको लगता है कि इससे रोज़ गुजर रहे हैं, इससे ये एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा उनके लिए? इस बार इंडिपेंडेंस डे पे जब पीएम ने एड्रेस किया था ना, तो ऑनेस्टली आई हर्ड दैट स्पीच एंड आई वाज हैप्पी अबाउट इट। या आई वाज हैप्पी कि एक प्राइम मिनिस्टर अगर इस इशू को एड्रेस कर रहे हैं, और वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे इंडिपेंडेंस डे स्पीच में, तो यानी कि ये एक नेशनल इशू बन चुका है। जी। सो दिस हैज़ टू बी डेल्ट विद द सेम सीरियसनेस एज वेल। सो आज की तारीख में आप देखिए ऑलमोस्ट 135 मिलियन पीपल हमारी कंट्री में ओबीस हैं, और इसमें Wow. सिर्फ एडल्ट्स ही नहीं है, इसमें बच्चे भी हैं। अब यही बच्चे तो कल का फ्यूचर है ना। जी। अब अगर उनको ओबेसिटी बचपन में ही है, हम्म। तो डेफिनेटली श्योर है कि आगे जाके सिस्टमिक डिजीजेस होंगे। तो हमारा वर्कफोर्स किधर जा रहा है, हेल्थ की तरफ? जी। बिल्कुल नहीं ना। सो विच इज़ वाई our prime minister addressed this, and we have to as a nation also fight it, combat it with all seriousness, rather than just beat it around the periphery. Come khao, ye khao, see anything from Instagram and follow that. Please stop doing that. जी। It is actually a serious issue. जी। And मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल इंडस्ट्री में भी, इवन इन द फ्रेटर्निटी ऑफ फिजिशियंस, या रिफॉर्म्स आने चाहिए कि जो पेशेंट्स आते हैं सिस्टमिक डिजीजेस के लिए, लाइक फॉर इंस्टेंस अ पेशेंट फॉर हाइपरटेंशन गोज टू अ कार्डियोलॉजिस्ट, they should also pick up the seriousness that this is the base reason. Please treat that along with this treatment. जी। So medical fraternity also has to come together to educate the masses. जी, पर आपको क्यों लग रहा है आज के समय पे ओबेसिटी इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों बन चुका है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है अविनाश। जी, आराम से वी कैन गो डीप डाइव इनटू। Yes, we must delve deeper. Yeah. Because क्या हो रहा है, सबसे बड़ा इशू जो हो रहा है कि इसको कोई टोटलिटी में डील नहीं कर रहा। सबसे बड़ा इशू है ओबेसिटी कम्बैट क्यों नहीं हो रही ना, इंडिया की बात नहीं, वर्ल्ड में, क्योंकि टोटलिटी में डील नहीं कर पा रहा ओके, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब ओबेसिटी की बात आती है, सबसे पहले हम बात करते हैं खाना कम खाओ, कैलोरीज कट कर दो। इतना आसान है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उनसे पूछिए जिनको इमोशनल ईटिंग के इश्यूज हैं, क्या उनके लिए आसान है वो कट कर पाना? सो कह देने से नहीं ओबेसिटी कॉम्बैट होने वाली। टाइम है इसको पूरे हर स्फीयर से, हर एंगल से समझा जाए कि सबसे पहली चीज़ ये है कि ओबेसिटी जो है ये एक स्लो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। जब आपकी बॉडी में फैट बढ़ जाता है ना, तो वो सिर्फ वहाँ बैठता नहीं है, उसमें से केमिकल रिलीज होता है साइटोकाइंस। अब ये साइटोकाइंस जो है ये करते हैं आपकी बॉडी में डिसरप्शन, इन्फ्लेमेशन लाते हैं, और जहाँ बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ गई तो आपका हर स्फीयर अफेक्ट होने लग जाएगा। जी। राइट फ्रॉम योर हार्मोन्स टू योर सिस्टमिक डिजीजेस टू लेट्स टॉक अबाउट द पेरिफेरी, स्किन और हेयर, एवरीथिंग विल स्टार्ट गेटिंग डिसरप्टेड। सो we have to address, when we have to address obesity, we have to address it from the angle of hormonal disruption, from metabolic disorders, from your gut microbiome, to your lifestyle, to your emotional well-being, to everything around. जी, कैसे करें? लेकिन ये तो बहुत सारे इश्यूज़ है। जैसे आई नो समवन जिनको स्पेशली आज के टाइम पे मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियों से भी सुना है कि उनके पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं। अब क्योंकि पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं तो उनकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है, स्लो हो जाती है। मैंने ये भी किसी से सुना है कि किसी हाइट कम हो गई, विच इज़ ऑल्सो वाई उनके पेट के अराउंड बहुत ज़्यादा फैट जमने लग गया, विच इज़ ऑल्सो वाई उनकी ओबेसिटी वाला इशू आ गया। डू यू थिंक PCOS, PCOD ये सारे इश्यूज़ भी ओबेसिटी की ओर लेके जाते हैं, और इनको स्टेप बाय स्टेप कैसे ट्रीट किया जा सके, चाहे वो हार्मोनल हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड हो, या चाहे कुछ और हो? देखिए, जो आप कंसर्न बता रहे हैं ना, ये मोर सो लाइफस्टाइल ओरिएंटेड है। ओबेसिटी भी लाइफस्टाइल ओरिएंटेड ही है। जी। सो ये सारे कहीं ना कहीं दे इंटरट्वाइंड। सो जब बात करी जाए कि आजकल द गर्ल्स आर स्टार्टिंग पीरियड्स अर्लियर, प्रिकॉशियस तो हो रहा है मीनार्शी, but at the same time what you have to see is that what kind of lifestyle are we giving to the kids? Are we really focusing on the well-being of the child, or as parents, are we just putting across food to the child in terms of fast food हो जाए, या एक टास्क हो गया है खाना खिलाना आजकल। जी।
कि बच्चे ने इतना खाना खा लिया, सो द मदर फील्स अकम्प्लिश्ड। जी। वो सारी चीज़ों को हमें बहुत रूट लेवल पे जाके चेंज करना है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, हरजोत जी, आजकल बच्चों में भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चों का लाइफस्टाइल, हम्म। पेरेंट्स का लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं फैमिली पे रिफ्लेक्ट होता है और वो जाके बच्चों में रिफ्लेक्ट होता है। इट्स अ डोमिनो इफेक्ट, राइट? सो सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगी कि बिकॉज आज जो भी मेरी ये बात सुनेंगे वो एडल्ट्स हैं, मोस्टली पेरेंट्स हैं और टू बी पेरेंट्स होने वाले हैं। सो वी स्टार्ट फ्रॉम देन एंड वी देन गो टू द चिल्ड्रन। सबसे पहली चीज़ पेरेंट्स के लिए मेरा एक ही एडवाइस होगा कि आप जब भी बच्चों को फीड करते हैं, आप टीवी के सामने बैठा के फीड करना बंद कर दीजिए। ओके। बच्चों के हाथ में फ़ोन दे के उनको फीड करना बंद कर दीजिए। प्लीज़ लिसन टू दिस एडवाइस, इट विल टेक यू माइल्स। जी। उसका कारण क्या है कि जब बच्चा टीवी देख रहा है या स्क्रीन देख रहा है, उसका पूरा का पूरा फोकस वहाँ पर है। वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेशन का होता है, उसमें वो जाता ही नहीं है। वो सिर्फ खा रहा है मैकेनिकली। आपने उसका अटेंशन डाइवर्ट कर रखा है क्योंकि आप अपना टास्क खत्म कर रहे हो बच्चे को फीड करने का। जी। यहाँ से शुरुआत होती है। अब आएगा कि आपने क्या खिलाया क्या नहीं खिलाया, वो तो सेकेंडरी है। जी। कैन यू बीट दैट? हाउ बेस लेवल दिस इशू इज। सो माइंडफुल ईटिंग, ओके। फैमिलीज में सबसे पहली चीज माइंडफुल ईटिंग स्टार्ट कर दीजिए। मेक फूड टाइम एज योर रिचुअल, नॉट अ टास्क। Involve the child also. Let the child touch the food. Let the child's sense organs be involved into the food. And then let the child eat. सबसे पहली चीज़ प्रोसेसिंग अच्छी होगी, असिमिलेशन अच्छा होगा। ज़रूरी ये नहीं होता कि आपने क्या खाया है, ज़रूरी ये होता है कि आपकी बॉडी ने उसे कैसे अब्जॉर्ब किया है। बिल्कुल। सो उस चीज़ के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। आज हम क्या सुनते हैं, ये खाओ वो खाओ, फैंसी फूड्स, दिस दैट। असिमिलेशन नहीं होगा अगर अच्छा, तो क्या करेंगे आप उस अच्छे फूड का? जी। सो बेस लाइन पे जाइए। जी। खाते समय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में खाना इज द बेस लाइन। उसके लिए नो डिस्ट्रैक्शन, नो पावर लंचेस फॉर द पीपल हु आर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। प्लीज शन द आइडिया ऑफ पावर लंचेस। पावर लंचेस क्या होता है? जैसे लोग मीटिंग करेंगे, लेट्स हैव अ डिस्कशन, कुछ बर्निंग टॉपिक है कि लेट्स गो ऑन लंच एंड देन हैव दिस डिस्कशन। तो क्या होता है, आप सब लोग उस समय हाई एड्रेनालिन में होते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो जी। वो आपका नर्वस सिस्टम है फाइट एंड फ्लाइट का, वो रेस्ट एंड डाइजेशन का नहीं है। तो आप जो खाना खा रहे हो वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। अच्छे से डाइजेस्ट ही नहीं होगा ना। वाओ। आपका तो एड्रेनालिन हाई था जब आप पावर लंच में किसी की बात पे आप स्ट्रेस हो रहे थे, आप खुद अग्रेसिव हो रहे थे, उस समय आपका खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा। जी। जी। क्या तरीका है सही तरीके से फूड कंज्यूम करने का? सिट अलोन एंड ईट, यू मीन, और सिट विद फैमिली एंड टॉक एंड ईट? फैमिली, have discussions which are family oriented, have good discussions, or if ever you are alone, sit alone and eat. Be mindful. जी। mindful का मतलब होता है आपके सारे सेंस ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व हैं। हम सबसे पहले खाना आंख से खाते हैं। गार्निशिंग का मतलब समझते हैं आप क्यों? so that it's appealing to the eye. Then we smell the food, then we touch the food, last is what we taste the food. जी। How many times if you actually introspect हम सब ये करते हैं? ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे, मतलब इन द सेंस कि हम देखते हैं पर हम बहुत टाइम नहीं लगा रहे उसको फील नहीं करने का। बिल्कुल। कहाँ माइंडफुली आपने लास्ट टाइम कब खाने को स्मेल करके खाया था? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे So that बिल्कुल mindfulness is missing. If we start doing this basic thing, trust me, खाने का absorption बॉडी में बहुत अच्छा हो जाएगा। जी। और यही कारण है कि अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो फ्यूचर में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, विच इज़ वाई ओबेसिटी हो रहा है। देखिए क्या होता है, जब आपका डिसरप्शन हो जाए बॉडी में, इन्फ्लेमेशन जैसे मैंने बोला आ जाए, ओबेसिटी हो जाए, फिर ओबेसिटी तो सिर्फ हार्मोनल क्या बहुत सारे चेंजेस लेके आती है ना बॉडी में। ऑल द सिस्टमिक डिजीजेस फार और लेस आर दे कनेक्टेड विद ओबेसिटी। इवन सम कैंसर्स आर कनेक्टेड विद ओबेसिटी। लाइक A lot of cancers are connected with obesity. I mean, when there's a lot of fat in your body, there's a lot of inflammation in your body, which in turn leads to a lot of systemic diseases and cancers. जी। जी। हमारा रोज़ का जो लाइफस्टाइल है ये शायद हमारे हर एक के बॉडी में इन्फ्लेमेशन है ही, क्योंकि हम नहीं ध्यान देते उतना। अगर आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है आज के तारीख में जो सुन रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं कि दे कैन काम इट डाउन एंड प्रॉब्ली स्टार्ट अफ्रेश फ्रॉम हियर। इज इट पॉसिबल टू स्टार्ट अफ्रेश और द डैमेज इज डन? एब्सोल्युटली नहीं। देखिए क्या ह्यूमन बॉडी का बेस्ट पार्ट तो यही है कि इसका रिपेयर मैकेनिज्म बहुत अच्छा है। वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट एंड बी वेरी पेशेंट विद इट।
आज की तारीख में ना अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया कि पेशेंस चला गया है. वी वांट टू डू समथिंग फॉर 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स. ऐसा नहीं होता है. यू विल हैव टू वेरी स्लो एंड स्टडी चेंज योर लाइफस्टाइल एंड चेंज इट फॉर एवर. ओके. अदरवाइज यू आर गोइंग अगेंस्ट टाइम, राइट? जी. सो एज वी एज तो बॉडी के तो वैसे ही मेटाबॉलिक फंक्शन स्लो होते हैं. सो हम ये सोचे कि लेट मी डू दिस फॉर 6 मंथ्स एंड देन आई विल बी हेल्दी थ्रू आउट माई लाइफ. ऐसा नहीं होता है. जी. हेल्थ नीड्स कॉन्स्टेंट अटेंशन. जी. सो कमिंग बैक कि इन्फ्लेमेशन कैसे कम हो सकता है. सो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स खाने पड़ते हैं. अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके समझाती हूँ, बिकॉज ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम बहुत वाइडली यूज़ करते हैं बट शायद इनको समझते नहीं हैं. जी. सबसे पहली चीज़, जैसे हम बोलते हैं बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, बॉडी में टॉक्सिन्स हो गए. सो आपको ये समझना है कि इन वर्ड्स का रियल मतलब क्या है. पहली चीज़, आपकी बॉडी में नेचुरल जो ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका लंग्स हो गया, लिवर हो गया, स्किन हो गया, लिम्फेटिक चैनल्स हो गए, ये आपकी बॉडी में नेचुरली है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए. अच्छा. प्रॉब्लम तब होती है जब बॉडी में टॉक्सिन्स का ओवरलोड हो जाता है और ये सारे ऑर्गन्स ओवरलोड हो जाते हैं. तब इनकी नेचुरल कैपेसिटी क्या काम कर पाएगी ना. सो सबसे पहले बॉडी में टॉक्सिन जाने का मतलब ये है कि 2 तरीके से टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जाते हैं. पहला है एक्सटर्नल, दूसरा है इंटरनल. एक्सटर्नल टॉक्सिन्स कहाँ से जाएंगे? आपके एनवायरनमेंट से, अल्कोहल से, स्ट्रेस से, प्रोसेस्ड फूड से, स्मोक से, देन रेडिएशन से. इंटरनल टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं? क्योंकि बॉडी में भी माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन हो रहा है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही है, तो वो इंटरनल टॉक्सिन्स हैं. बॉडी बनी है इन टॉक्सिन्स को निकालने के लिए केपेबल जी. बट अब एक्सटर्नल वाले इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि बॉडी का जो है बॉडी के टॉक्सिन्स बहुत अभी पीक पे है जी. यहाँ पे आता है एंटी इन्फ्लेमेटरी या डिटॉक्सिफाइंग फूड का काम. ओके. सो जब आप ऐसा खाना खाएंगे जिसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में, क्या मैं इतनी डेप्थ में जाऊँ? बिल्कुल. रियली? ओके. सो जब हम बोलते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड या फूड्स विच आर डिटॉक्सिफाइंग इन नेचर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इन फूड आइटम्स के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो जाके आपकी बॉडी के जो फ्री रेडिकल है, जो टॉक्सिक ओवरलोड है, उसके साथ बाइंड करता है और ये रिलीज करता है आपके टॉक्सिक लोड को. ओके. तो अगर आप 5 ऐसी चीज़ें बता पाएँ जो लोग अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करें टू रिड्यूस दिस इन्फ्लेमेशन और थोड़ा और अपने आप को डिटॉक्स करें लोग. सबसे पहले तो स्लीप पे फोकस कर लीजिए. ये मैंने हमेशा हर बार कहा है एंड प्लीज डोंट अंडरमाइन इट, क्योंकि ये फैक्ट है. क्या होता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड हमारी बॉडी की एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो एनवायरनमेंट के साथ जुड़ी हुई है. इसको बोलते हैं सर्केडियन रिदम. जी. आप कुछ भी कर लीजिए, योर बॉडी नोज व्हाट टाइम इट इज अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स. सो वी हैव टू बी कंड्यूसिव टू दैट. जी. अगर आप रात के 11 बजे तक भी सो जाएं, सो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से डिटॉक्स होती है, बिकॉज मैक्सिमम डिटॉक्सिफिकेशन रात के 1 बजे से सुबह के 3 बजे तक होता है. ऐसा क्यों स्पेसिफिकली? दैट इज द टाइम. सी नाउ हाउ इट गोज इज, हर हार्मोन का जो है ना, वो एक हार्मोन दूसरे हार्मोन तक अपना ड्यूटी शिफ्ट करता है. सो हार्मोन्स का अपना अपना टाइम होता है. इट्स लाइक अ रिले. इट इज इट्स लाइक अ रिले रेस. अब जैसे हमारा कॉर्टिसोल है, वो सुबह स्पाइक पे होता है. कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो आपको उठाता है, वेकअप कराता है आपकी स्लीप से. ओके. वो दिन के अंत तक थोड़ा सा कम हो जाता है. फिर वो अपना पासिस ऑन द बैटन टू मेलाटोनिन कि अब तुम्हारा काम आ गया. मेलाटोनिन क्या करेगा? आपकी बॉडी को रेस्ट में, स्लीप में लेके जाएगा. सो टाइमली स्लीप करने से रात का जो, जैसे मैंने बताया, 1 बजे से लेके 3 बजे तक का टाइम जो है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है. ओके. अभी हम सोते ही नहीं है 1 बजे जी. तक, 2 बजे तक. जी. ऊपर से हम ब्लू लाइट लेके बैठे होते हैं रील्स चालू जो होते और टॉक्सिन्स दे रहे हैं. सो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम दे रही हैं. तो सबसे पहली चीज़ है स्लीप को रेगुलेट कर लीजिए. कोशिश करिए थोड़ा जल्दी सोने के लिए. जी. कुछ डॉक्टर्स कहते हैं 6 घंटा मिनिमम, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं 8 घंटा मिनिमम. अकॉर्डिंग टू यू कितना, व्हाट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट टू स्लीप? सी आई थिंक हेल्थ में प्रॉब्लम वही आ जाती है जब हम इस तरह से एग्जैक्ट फिगर्स देने लग जाते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मच रेस्ट योर बॉडी नीड्स. What a great You have answer. to be mindful of your sleep. You have to understand how refreshed you're getting up. Yeah. So we can't give any figures to health. Yeah. Each individual has to be mindful of their own body's needs. जी. जी. जिस आपकी दिन बॉडी हम- को कितना सोने की जरूरत है. Exactly. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? Somebody will say, oh, I need 12 hours. Please introspect. Are you putting up your laziness ahead, disguised under this excuse? जी.
So you are your best judge. या Which is why I always believe in educating my patients. You know कि आप समझिए ना, आपको कितना खाना खाना चाहिए वो मैं कैसे बताऊं. जी आप माइंडफुली खाइए, आपको पता होना चाहिए आपको सेशिएटी कब हो गई. जी सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन कि कुछ ऐसी चीज़ें, जी सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई है वो है स्लीप. हम्म Sleep by 10-11. That will detox your body like anything. ओके Second is you can include a few anti-inflammatory foods like a cruciferous family हो गई, broccoli हो गया, kale हो गया and all of that. Normal lime water भी ले लीजिए आप, that will also help you. Include a certain adaptogens जैसे कि curcumin हो गया, rhodiola हो गया, अश्वगंधा हो गया, ये चीज़ें include करिए. नेक्स्ट इज ब्रीदिंग टेक्निक्स पे ध्यान दीजिए, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग करिए सो दैट यू नो इट रिलैक्सेस योर नर्वस सिस्टम. ये सारी चीज़ें करने से इन्फ्लेमेशन डेफिनेटली कम होगा, बॉडी का जो टॉक्सिक लोड है वो डेफिनेटली कम होगा. जी जी सबसे ज़्यादा इफ़ आई में से ना, हम अगर फोकस कर रहे हो ओबेसिटी कैसे कम हो, हार्मोन कैसे ठीक हो, ये वो, मेरा मानना ये है कि बॉडी की बेस लाइन जो है उसको ठीक करिए. बेस लाइन में आपकी बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम रखिए, इन्फ्लेमेशन कम रखिए, बाकी सारी चीज़ें विल फॉलो, अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी. अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगी. जी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि बच्चों को खिलाना कितना बड़ा टास्क है. मेरी खुद की 2 साल की बेटी है, तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी. तो वहीं से ये सवाल आता है आपके लिए कि कई बार हमको क्या लगता है कि हम बहुत खिलाएंगे ना तो बच्चा मतलब सब कई बार हमको समझ ही नहीं आता कि कितना खिलाना चाहिए. कभी व्हाट इज़ द इंडिकेशन टू अंडरस्टैंड कि अब उसका पेट भर चुका है. क्योंकि कई बार क्या होता है हम खिला रहे हैं, अब उसने खाना छोड़ दिया, फिर हमको लगा पेट भर गया, फिर आधे घंटे बाद वापस खाना मांगा जाता है. तो क्या ये सही तरीका है खाना खाने का, या इज़ देयर एन इंडिकेशन फॉर एवरी पेरेंट हु इज़ वाचिंग टू अंडरस्टैंड कि कब यू नीड टू नो कि स्टॉप. सबसे पहली चीज़ तो स्ट्रक्चर्ड मील टाइमिंग करिए बच्चे के लिए, जी यू नो. सेकेंडली जैसा मैंने बोला कि बच्चे को माइंडफुली खिलाना शुरू करिए. थर्डली व्हाट आई बिलीव इज़ कि जो भी आप बचपन में आदत डाल देंगे वही आदत हमेशा बच्चे में कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगी. जी सो बच्चों को कभी कभी हम टेस्ट के लिए यू नो जंक फूड दे देते हैं या फिर पैकेज फूड दे देते हैं. इस चीज़ को भी हम एडल्ट्स को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि क्या ये बच्चा मांग रहा है या फिर हम अपना कन्वीनियंस देख रहे हैं. जी अगेन टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट एंड पॉन्डर ओवर दिस, बिकॉज बच्चे को कहाँ से पता लगा, 1-2 साल के बच्चे को कहाँ से पता लगा कि ये सब भी होता है दुनिया में. जी इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है उसको, parents हम कर- पेरेंट्स कर रहे हैं. सो वी एज एडल्ट्स हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पहली चीज़ है बच्चों को नेचुरल चीज़ जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गया इंट्रोड्यूस करिए. मे बी कम खाएंगे बट हेल्दी तो खा रहे हैं. रादर देन बच्चा 2 बर्गर खा जाए कि बजाय उसको आधी रोटी खाने दीजिए, माइंडफुली खाने दीजिए. और आप एज पेरेंट ना, सी एनर्जी मैटर्स व्हेन यू फीडिंग योर चाइल्ड अ लॉट. आप एज पेरेंट जब ये वेट कर रहे हैं ना कि ये जल्दी खाए और मैं काम पे भागूं, वो एनर्जी कहीं ना कहीं ट्रांसमिट होती है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ योर लाइफ, it is your day, it is your responsibilities. If you are emotionally mature and mentally strong, you will know how to maneuver your day and give priority as much as whatever needs. जी So you have to schedule time for child's feed. जी जैसे हमारे केस में, आई एम अगेन सेइंग, आई एम गोइंग बैक टू द क्वेश्चन कि हम सही टाइम पे खिलाते हैं. जंक फूड इज एब्सोल्युटली नो नो इन माय हाउस. फॉरगेट अबाउट हर, वी आल्सो डोंट कंज्यूम इन द हाउस. पर ये कंसर्न फिर भी हमेशा रहता है कि क्या उसका पेट भरा है. एटलीस्ट मुझे रहता है. आई थिंक आई एम वेरी प्रोटेक्टिव. तो इवन आई फील आई नेवर अंडरस्टैंड कि क्या उसका पेट भरा हो, शुड आई फीड मोर. और क्योंकि मुझे लगता है मैं आई एम नॉट फीडिंग इनफ. कई बार ये भी लगता है ना, और खा ले थोड़ा, मेरा मतलब प्यार निकलता है कई बार पेरेंट का इसमें. पर क्या वो सही तरीका है? ये प्यार ही है, बिकॉज बच्चे को जब भूख लगेगी डिमांड करेगा. जी एज सिंपल एज दैट. जी बच्चा है वो, उसकी बॉडी जब उसको किसी भी चीज़ की नीड क्रिएट करेगी वो डिमांड करेगा. सो हम इस चीज़ से क्यों डरते हैं कि बच्चे को 4 बार या 6 बार या 8 बार मील देना पड़ेगा, विच इज़ ओके. या लेट द चाइल्ड डिमांड द फूड. जी अभी आपने स्ट्रक्चर टाइमिंग रख लिया. आई एम नॉट सेइंग दैट स्टार्व द चाइल्ड टिल द चाइल्ड डिमांड्स. नो, आपने स्ट्रक्चर टाइमिंग रख लिया. इसके बीच में भी अगर बच्चे को नीड आती है तो बच्चा डिमांड करेगा ना. जी. और क्या इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन हो सकता है कि ये हेल्दी ईटिंग है और ये ओवर ईट कर रहा है बच्चा? क्या ये समझ सकता है कोई पेरेंट? हेल्दी ईटिंग या ओवर ईटिंग, हेल्दी एंड अनहेल्दी तो बहुत क्लियर पैरामीटर्स. बिल्कुल बिल्कुल. ओवर ईटिंग जो है वो मोर ऑफन देन नॉट, अगर कुछ भी सिस्टमिक इशू नहीं है बच्चे को तो ओवर ईटिंग वो नहीं करेगा अगर माइंडफुली खा रहा है तो. ओके. मतलब स्क्रीन को दूर रखना बहुत ज़रूरी है.
एब्सोल्युटली, बच्चों के इन्वॉल्व होने दीजिए खाने के प्रोसेस में। जी, जी। क्योंकि हम ओबेसिटी की बात कर रहे हैं, मोटापे की बात कर रहे हैं, कई बार लोगों को सिर्फ़ ओबेसिटी एक ओवरवेट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि ठीक है, उसका वज़न ज़्यादा है, ओबीस है, तो वही एक कंसर्न है। पर शायद और भी बहुत कंसर्न, जैसे हार्ट रिलेटेड डिजीज़ेज़ हो सकता है, आपने बोला एब्सोल्युटली। कैंसर हो सकता है। कई बार मेंटल हेल्थ रिलेटेड चीज़ें भी ओबेसिटी की तरफ लेके जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रेस ईटिंग। अगर हम बहुत स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं, तो वो भी आपका फैट्स जमा ही हो रहा है, यू आर नॉट हंग्री, you're just eating to calm yourself down. Can we deep dive into this? Can you help us understand this whole science behind stress eating? और इसको आज के समय में तो मैं बहुत देखता हूँ, ऑफिसेज में तो मैं और भी ज़्यादा देखता हूँ कि समझो कोई किसी का मूड ख़राब है तो जाके आइसक्रीम खा के आ रहा है, केक खा स्ट्रेस के आ रहा ईटिंग है। कर रहे हैं, हाँ। ये प्रॉब्लम है, दिस इज़ रियली क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड दिस? देखिए, इस चीज़ को ना मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिकली समझाती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब हम साइंस बेस्ड एविडेंस बेस्ड बात करते हैं तो मासेस को वो समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है और उसको फॉलो अच्छे से कर पाते जी। हैं। सो जब हमको स्ट्रेस ईटिंग होता है, अब अब इसके पीछे का बायोकेमिकल रिएक्शन समझना है। जी। जब हमको किसी भी चीज़ की जैसे स्ट्रेस हुआ, हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। हम्म। ठीक है। कॉर्टिसोल एक फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन है, और अब इससे आपको नाउ योर बॉडी नीड्स एनर्जी, हम्म। एंड हाई एनर्जी कम्स फ्रॉम फास्टेस्ट ऑप्शंस आर हाई सॉल्ट, हाई शुगर, हाई ऑयल चीज़ें। तो हम तुरंत उसको पकड़ के वी स्टार्ट ईटिंग। हम्म। इससे हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन इज़ अ हार्मोन जो कि प्लेजर इफेक्ट देता है हमारे दिमाग को। तो जो हमें स्ट्रेस हुआ था, हमने ऐसा खाना खाया जिससे तुरंत डोपामिन सिक्रीट हो जाए। अब ये हैबिट कैसे बन जाता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जी। आपकी बॉडी ने एक बार समझ लिया कि मुझे स्ट्रेस हुआ और मैंने चॉकलेट खाई तो मुझे अच्छा लगा, यानी कि वो डोपामिन सिक्रीट हुआ, आपको अच्छा लगा। अब आप इसको बार बार करते हो। जी। जब आप इसको बार बार करते हो तो आपका ब्रेन जो है वो समझ लेता है कि बहुत ज़्यादा डोपामिन सिक्रीशन हो रहा है, तो वो क्या करता है, डोपामिन के रिसेप्टर्स को थोड़ा कम कर देता है। हम्म। अब आपको वही इफेक्ट जाने के लिए ज़्यादा चॉकलेट खानी पड़ेगी। जी। यू अंडरस्टैंड? जी। तो ये जो ब्रेन आपका कम कर रहा है ना डोपामिन सेंसिटिव रिसेप्टर्स, इसको बोलते हैं डिसरेगुलेशन। नाउ यू नीड मोर चॉकलेट टू फील द सेम। श्योर। ऑलराइट। या। अब ये ग्रेलिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। हम्म। ग्रेलिन हार्मोन आपके टेस्ट बड्स को थोड़ा और एक्टिवेट कर देता है। यू अंडरस्टैंड? नाउ व्हाट हैपेंस इज कि आपकी बॉडी का डोपामिन रिसेप्टर कम हो गया, अब ज़्यादा चॉकलेट लग रही है उतना ही डोपामिन सिक्रीट करने के लिए, तो आपकी ओवर ईटिंग हो रही है। बिल्कुल। हम्म। अब इन सब में एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बॉडी में और होता है, और वो ये है कि आपका जो ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो डिसीजन मेकिंग करता है। जिस समय आप एकदम स्टारवेशन में है, आपकी बॉडी को खाना चाहिए, उस समय ये थोड़ा कम काम करता है। तो आपका लॉजिकल रीजनिंग टू पिक द राइट फूड कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। श्योर। सो दिस इज सच अ विशियस सर्कल या। कि हम समझ ही नहीं पाते ऑन द सर्फेस कि क्यों मैं अपनी अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पाता। व्हाई डू आई हैव टू गो टू ईट अ चॉकलेट और अ पैकेट ऑफ चिप्स, व्हाई कांट आई स्टॉप इट? इट्स बिकॉज आपने धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ा दिया। आपने बॉडी को खाना एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह दिया। जी। वो खा के आपको अच्छा लगा, आपका डोपामिन सिक्रीट हुआ, आप उसके धीरे धीरे एडिक्ट हो गए, इफ आई कैन यूज द वर्ड। या। इट्स एक्चुअली एन एडिक्शन Yeah. दैट बिकम्स इनटू अ हैबिट। जी। और ब्रेन में क्या हो रहा है, ब्रेन का अलग ही न्यूरोकेमिकल फंक्शन चल रहा है। ब्रेन देख रहा है कि इतना डोपामिन सिक्रीशन रिड्यूस्ड ऑन द रिसेप्टर्स, जी। वो रिड्यूस डाउन कर देता है। आपको चाहिए वो प्लेजर, आप ज्यादा खा रहे हो, कैलोरीज तो बढ़ेंगी ही ना। बिल्कुल। सो ये सारे लूप में डल के कब हमारे में ओबेसिटी सेटल इन कर जाती है पता ही नहीं लगता। जी। और अगेन ये लाइफस्टाइल इशू है, स्ट्रेस है। ये लाइफस्टाइल इशू है। और देखिए अभी इसका सोल्यूशन क्या है। जी। अब आप बोलिए कि नहीं, आई वांटेड टू ईट समथिंग, ना व्हाट डू आई डू? या। फर्स्ट अप इज कि आप ऐसे ऑप्शंस अपने आसपास रखिए जो हेल्दियर ऑप्शंस होंगे। जैसे कि से फॉर इंस्टेंस नट्स रख लीजिए, ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, मखाना मखानाज रख हो गई। लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप अक्सर ये देखेंगे कि जब हमें काफ़ी जब भूख लगती है ना, तब हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, जैसे मैंने आपको अभी बताया, प्री फ्रंटल लोब जो है वो दैट गेट्स अफेक्टेड। सो ऐसे में आपको जब भी भूख लगे उससे आधा पौन घंटा पहले
डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या खाना है. ओके. यू विल बाय दिस लिटिल प्रैक्टिस यू विल सी कि आपके चॉइसेस बेटर हो गए. क्योंकि जिस समय यू आर स्टार्विंग या. उस समय बिकॉज ऑफ ग्रेलिन आपके टेस्ट बड्स हाइपर एक्टिव हैं. You ओके. understand? या. Your prefrontal cortex is working lesser. So your your decision making is choices weak. will go bad. जी. So इसके लिए स्टारवेशन में फूड चॉइसेस कभी भी हेल्दी नहीं हो पाते. जी. आप आधा पौन घंटा पहले डिसाइड करिए कि आज मुझे यही खाना है, स्ट्रक्चर्ड मील टाइमिंग रखिए, जी. तो आप ज़्यादा हेल्दी चॉइसेस करेंगे. जी. जी. और आजकल जो ये एप्स है, फास्ट फूड डिलीवरी एप्स, वो खाना इतना आसान बना दिया है. आपके घर पे आके छोड़ के जाता है जो आपको मनपसंद खाना. पहले तो ये उतना नहीं होता था, तो थोड़ा सा कंट्रोल रहता था. अब वो कम्प्लीटली चला गया है. खाने को हमने रिवॉर्ड सिस्टम बना दिया ना. खाना is not the fuel for the body anymore. जी. We are not taking it as fuel. We are taking it as reward system. We are taking as something to beat boredom. जहाँ बोर हुए, open the mobile, click and it is there. जी. दूसरी चीज़ से ये हो गई है कि we've become completely immobile. बैठे रहते हैं हम. और वो ब्लू लाइट का जो इम्पैक्ट मैंने डिस्कस किया वो तो हो ही रहा है. सो इट इज ऑल अ मॉडर्न डे लाइफस्टाइल्स इशू, seeping slowly manifesting itself as obesity, as diseases, as precocious puberty, all of that. One part of obesity is the food. दूसरा बात है जो आपने मेंशन किया कि आजकल हम बैठे रहते हैं. ये एक टर्म है जो हमने रिसर्च के दौरान देखा जिसको कहा जाता है सिटिंग डिजीज़. आजकल हम डेस्क जॉब करते हैं बहुत सारे लोग, तो 7-8 घंटा अपने मिनिमम अपने डेस्क पे बैठे रहते हैं. आजकल 7-8 घंटे में किसी का काम नहीं ख़त्म होता, बट एटलीस्ट ए मिनिमम 7-8 आवर्स पीपल आर सिटिंग ऑन द डेस्क. कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, सारा टाइम स्क्रीन के सामने है, तो आप एटलीस्ट 8 घंटा तो स्क्रीन टाइम ले ही रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग. डू यू थिंक दिस सिटिंग डिजीज़ एट दिस पॉइंट इन time is as dangerous as smoking? Okay, so I will not explain it only metaphorically, but I'll explain it biochemically, because क्या होता है, since we have sitting work culture, I really can't say much about it क्योंकि that is the need of the hour. जी. हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं कि हम इसको कॉम्बैट कर सके. I will focus there. जो है वर्क कल्चर कहाँ चेंज होने वाला है? It's only gonna go more and more on laptops and desktops. बिल्कुल. So सबसे पहली चीज़ आप ये करना शुरू करिए कि जब जिन लोगों का 7 to 8 आवर्स या 10 आवर्स सिटिंग है, आप 35-40 मिनट्स में उठ के थोड़ा स्ट्रेच या मूवमेंट करने की कोशिश करिए. एक होता है नीड, दूसरा होता है लेजीनेस. जी. आप खुद सोचिए. अगेन मैं हमेशा, मेरी आदत है कि मैं पेशेंट्स को इंट्रोस्पेक्ट कराती हूँ, तो मैं आज व्यूअर्स को इंट्रोस्पेक्ट कराऊंगी कि आप सोचिए कि जेन्युइनली क्या आप इतने बिजी होते हो कि 35 मिनट्स में उठ के एक बार स्ट्रेच नहीं कर सकते? 30-40 सेकेंड तो निकल सकते हैं ना. तो सिर्फ उतनी सी चीज़ करिए. अब उससे क्या होगा, जब आप स्ट्रेच करते हैं ना, तो आपकी बॉडी में एक देयर समथिंग कॉल्ड एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं इसको, वो रिलीज होता है. जब ये रिलीज होता है तो ये जाके आपके फैट सेल को बोलता है फैटी एसिड रिलीज करो. फैट सेल फैटी एसिड रिलीज करता है. अब ये फैटी एसिड जाके आपके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और वहाँ से ATP यानी कि एडाइनो ट्राइफॉस्फेट यानी एनर्जी को रिलीज करता है. ओके. यानी कि इतनी छोटी सी चीज़, आधे पौन घंटे में उठ के थोड़ा सा स्ट्रेचिंग भी इस केमिकल रिएक्शन को प्रमोट कर सकती है. ओके. सो आप अगर 1 घंटा सुबह जिम में करके आए हैं, एड्रेनालिन रिलीज्ड है, इट इज़ ओके, बट बिकॉज यू आर सिटिंग फॉर 8 आवर्स इट विल अगेन गो डाउन. ओके. सो प्लीज डू दिस लिटिल प्रैक्टिस. 1-8 घंटे में 45 मिनट्स में उठ के स्ट्रेच करिए. ये केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में हो जाएगा. जी. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, एक तो हो गया वर्क कल्चर की वजह से डिपेंडेंसी ऑन डिवाइसेस. दूसरा हो गया हैबिचुअल. काम खत्म भी हो गया तो हमारा फोन शुरू हो जाता है. जी. अब ये सिटिंग वर्क कल्चर इतना ज़्यादा जो दिन में काम है उसकी वजह से नहीं है, जो हम शाम तक इसको एक्सटेंड करते हैं ना मोबाइल डिवाइसेस पे, उसकी वजह से ज़्यादा खराब हो रहा है. रील्स देखते देखते क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया, कॉर्टिसोल मॉर्निंग में पीक पे होता है. इसका काम है सुबह आपको उठा के आपको टू गेट यू एक्टिव एंड गेट ऑन टू योर वर्क. ये दिन ढलते ढलते कम होता है. जी. जैसे ये कम हुआ, इवनिंग आ गई, हम घर पे आए, काम तो खत्म हो गया, लेकिन ब्लू लाइट हमारे डिवाइसेस में अभी भी चालू है. जी. ये मेलाटोनिन को सिक्रेट अच्छे से नहीं होने देता. ओके. अब आपकी स्लीप अच्छे से नहीं हो रही है, डिलेड स्लीप हो रही है. फिर जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी की नहीं हो रही है. जी.
So this is all connected. Connected to each other. So all those people who are sitting for 8 to 10 hours, please get up, stretch yourself, जी. have wiser choices of food, eat a little before or decide a little before you're actually starving. These little changes will make big difference. But it's very scary. ये सारी चीज़ें हमको लगता है कि कितना नॉर्मल है, हमने नॉर्मलाइज करके रखा हुआ है, but it is so scary and anything can happen अविनाश, because of this. अविनाश ये स्केरी नहीं है. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना सिंपलिस्टिक है. बिल्कुल, हाँ. ये इतना सिंपलिस्टिक है कि अगर हम ये बेसलाइन चीज़ें करने लग जाइए तो कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है. जी. आप सोचिए कि हमारी लाइफस्टाइल ने हमको कहाँ से कहाँ ले आया. बिल्कुल. राइट. तो मैं जो यहाँ पे कह रही हूँ, इनफैक्ट स्केरी तो तब होता है जब आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, 1 कटोरी दाल खाओ, 10 बजे खाओ, 2 बजे इतना खाओ उतना खाओ. स्केरी वो हो जाता है I agree. when you're given like very tight watertight portions of food or very tight choices of food. स्केरी वो है, Intimidating हो जाता है. इंटिमिडेटिंग हो जाता है. इनफैक्ट मैं उस चीज़ से दूर लेके जाना चाह रही हूँ पब्लिक को, रियलिटी पे लेके जाना चाह रही हूँ कि स्केरी तो बिल्कुल नहीं है ये. दिस इज इनफैक्ट सच अ कंफर्टेबल जोन वेयर इन यू नो कि वट एवर माई हार्ट प्लीजेस टू ईट आई कैन ईट. जी. जी. All I have to do is just be mindful of how much am I eating. Yeah. Listen to my body when my leptin decreases. Leptin is a hormone. It's a satiety hormone for your appetite, for your hunger. When my leptin secretes and my brain gets the signal, I am there to listen to that signal जी. and stop eating. हम्म. So if I can just like in a nutshell say कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप खाने का कैलोरी इन कैलोरी आउट इतना करते हो, उसको कम कर दीजिए प्लीज. स्टेपल फूड पे आ जाइए. दाल चावल रोटी जो भी सब्जी. आपका स्टेपल फूड है, नॉर्थ इंडिया से आए हैं तो वहाँ का स्टेपल फूड, साउथ इंडिया से आए हैं जहाँ से आए हैं स्टेपल Sure. फूड खाइए. जी. थर्डली, भूख लगने से थोड़ा पहले डिसाइड कर लीजिए. हम्म. फोर्थली, खाना खाते समय कुछ और मत करिए. जी. ये कहाँ स्केरी है. नहीं बिल्कुल. व्हाट आई मेंट टू से इसकी कि हम ये जो चीज़ें रोज़ नहीं कर पाते, ये कितना स्कैरी. और ये जैसे आपने कहा, ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, ये क्योंकि बहुत इसका आसान चीज़ है. एजुकेशन गलत जगह चला गया. जी. क्योंकि जो अवेयरनेस हो रही है ना, वो गलत ही वर्टिकल्स पे अवेयरनेस हो रही है, ऐसा मुझे लगता है. जी. क्योंकि हम लोगों ने जब देखा ओबेसिटी बढ़ रही है, हम लोगों ने बहुत सारा डाइट फूड इंट्रोड्यूस कर दिया. पिछले 30 साल में अगर आप देखिए, नंबर ऑफ जिम्स को देखिए कैसे बढ़ गए हैं. जी. हेल्थ फूड कितना बढ़ गया है, पैकेट फूड, हेल्दी के लेबल्स और ये सब. बट क्या हेल्थ आ रही है कि जा रही है? जा रही है. एग्जैक्टली. जी. सो विच इज व्हाई आई वुड से गो बैक 30 years जी. एंड थिंक हाउ द लाइफस्टाइल वाज देयर. जी. अगर चेंज करना है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, बहुत अच्छी बात है. बट आप उसके साथ साथ जो आपका लाइफस्टाइल चेंज हो, उसे मत होने दीजिए. Let your intellect make newer things, discover newer things, go ahead, scientific inventions and all, let them be there. जी. But why are you changing your core? Why are you going to junk food or shortcut of food or, crash diets? So, scary इसलिए हुआ because हम लोगों ने genuine issue को touch करने की बजाय कॉम्प्लिकेट कर दिया. complicate कर दिया. आई एग्री. हमने जो चीज़ें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं भी थे ना, हमने उनको बड़ा प्रॉब्लम बना दिया. जी. आज की तारीख में खाने से लोगों को गिल्ट होता है. व्हाई? जी. फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू योर बॉडी. या. आप खाना खाते हैं, फैमिली के साथ अच्छे से कहीं गए, यू हैड अ हार्टी मील विद द फैमिली, शुड बी हैप्पी ना. Yeah. आपको खाने के बाद गिल्ट आता है, ओह नो, कल वेट बढ़ा होगा, ये नहीं खाना चाहिए था. ये नहीं खाना चाहिए था, ज़्यादा खा लिया. तो मैं कह रही हूँ, मैं उससे थोड़ा पहले लेके जा रही हूँ जी. कि ज़्यादा नहीं खाएंगे आप, अगर आप माइंडफुल खाएंगे तो. जी. 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 इससे ना मुझे एक मिथ याद आ रहा है. बहुत अभी रील्स पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ घी आपको रेकमेंड करते हैं कि सुबह उठ के घी शॉट लीजिए. और मेरे घर पे कहा जाता है घी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि घी में बहुत फैट्स होता है. इट क्रिएट्स कार्डियक इश्यूज इन द फ्यूचर. क्या सच है और क्या गलत है इसमें? क्या घी एक्चुअली लेना चाहिए और डज इट हेल्प क्लींस योर बॉडी इन दैट वे? व्हाट इज़ इट? मेरा यहाँ पे एक ही टेक होगा कि पहली चीज़ तो, कैन आई प्लीज़ रिक्वेस्ट एवरीबडी टू नॉट गिव एडवाइसेस टू द मासेस. जेनरिक एडवाइसेस नहीं देने चाहिए. अब यही चीज़ अगर कोई पेशेंट ऐसे सुन रहे होंगे जिनको बहुत हाई ट्राइग्लिसराइड्स हैं, जी. तो क्या मुझे उनको हाँ या ना कहना चाहिए? इज़ द जेपर्डी दैट आई एम बीइंग पुट इन. सो एज अ फिजिशियन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं किसी भी चीज़ को क्लियरली सही या गलत नहीं बोलूँ, क्योंकि हर चीज़ का पर्सपेक्टिव होता है. जी.
कोई किसी के लिए ठीक हो सकता है, किसी के लिए गलत हो सकता है। हेल्थ केयर हमेशा पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए। ओके, पर क्या फ़ायदा है ये घी शॉट का, अगर हम वो समझा पाए? वो सेलिब्रिटीज से पूछते हैं जिन्होंने दिया है, बट मे बी उनकी बॉडी को सूट कर रहा होगा फॉर एनी रीजन। What is your opinion on it though? You think it's a good thing to consume ghee? नहीं, घी खाने में कोई बुराई नहीं है। यही हाँ, पूछना चाह रहा हूँ। घी एट लार्ज इज नॉट बैड, घी इज गुड, इट्स इन फैक्ट बेटर देन रिफाइंड ऑयल्स। ओके, यस, एब्सोल्युटली, और रेगुलर की डाइट में होना चाहिए या? बिल्कुल होना चाहिए, ओके, कोई हार्म नहीं है। जी जी। ऐसा कोई मिथ है जो आपने सुना हुआ है और आपको, हम इंटरनेट पे बहुत सुनते हैं पर आपको लगता है नहीं ये बहुत गलत है, इफ यू वांट टू ब्रेक अ मिथ? बहुत सारे मिथ्स हैं। जैसे कि? मुझे तो लगता है डाइट और फूड को लेके जितने सारे 90% मिथ्स ही हैं। हमने इतना फोकस कर दिया कैलोरी काउंट पे कि वी फॉरगॉट द लार्जर पिक्चर। जी, मैं ये नहीं कह रही कि आप कुछ भी खाइए, कितना भी खाइए, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम व्हाटएवर आई एम सेइंग हियर इज एक्चुअली फॉर टू बी अंडरस्टूड विद अ वेरी मैच्योर माइंडसेट। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप देखिए मत कि आप कितना खाना खा रहे हो, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि आप देखिए कितना खा रहे हो, माइंडफुली देखिए, जी जी, उसको फील करिए। आप जंक से दूर रहिए, आप स्टेपल फूड पे रहिए। तो जो मिथ्स आप कह रहे हैं, मैंने मतलब आई गेट एक्चुअली अफेक्टेड बाय द वे वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन ओवरलोड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब इससे क्या होता है ना, देखिए, इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से लोग डिसीजन नहीं ले पाते, डिसीजन फटीग हो जाता है कि ये आया ये कह के गया, वो आया उसने ये कह दिया, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी थे। सो एक डिसीजन फटीग हो रहा है आजकल पब्लिक में कि करें तो क्या करें जी, इतना इन्फॉर्मेशन है जी। इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा रेगुलेट करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि हेल्थ एक्चुअली, हाउ डू आई पुट इट, इट्स सो पर्सनलाइज्ड that one has to go right from metabolic parameters to seeing the functionality of an individual to understanding lifestyle, hormones, तब जाके तो किसी का एक ब्लूप्रिंट बनता है और फिर उसके आगे हम उसको उसके हिसाब से सजेस्ट कर पाते हैं। So it can't be generic advices for everyone. 100% not. Not. I'll give you my own example. एक कभी मार्केट में नया चल रहा है 14-day गट क्लेंस का एक हैम्पर चलता है और मेरे फीड पे बहुत आ रहा था, तो मैंने देखा, आई थॉट सो कि मैं मंगवाता हूँ अपने लिए, ट्राई करता हूँ। फिर मैं सोचा आई डोंट नो व्हाट आर द एक्चुअल कंटेंट्स इन इट, व्हाट इफ एनी पर्टिकुलर कंटेंट डज नॉट सूट माय बॉडी। पर ये मास प्रोडक्ट्स हो गए हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दीज मास प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग सोल्ड हेल्थ के नाम पे? क्या ये सही है, क्या ये गलत है? डू यू रेकमेंड टू एनी ऑफ योर क्लाइंट्स? We have to draw a line between what they are actually trying to sell and what is hardcore marketing. I am not saying कि प्रोडक्ट्स सब खराब हैं या गलत हैं, कुछ है। आपको इनका कॉन्सेप्ट समझना है और फिर आपको देखना है कि क्या आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं ऐसे जिससे आप अपना गट क्लेंस वैसे ही कर सकते हैं रादर देन पैकेटेड फूड जी। तो इसके लिए आई विल कम बैक टू द एक्सप्लेनेशन दैट आई गेव कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि टॉक्सिन्स क्या होते हैं, डिटॉक्स क्या होता है। टॉक्सिन्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी में डिसरप्शन करते हैं। उनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में एक डिसरप्टिव, आउटरमोस्ट शेल में एक डिसरप्टिव इलेक्ट्रॉन होता है। आपकी बॉडी नेचुरली भी डिटॉक्स कर सकती है, बट टॉक्सिन्स इतने ज़्यादा हैं कि आपके जो ऑर्गन्स हैं, लंग, लिवर, किडनी, योर लिम्फेटिक सिस्टम, योर स्किन, ये सारे ओवरलोड के अंदर दबे हुए हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस ओवरलोड को बैलेंस कर सकती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी बोल लीजिए, डिटॉक्सिफाइंग बोल लीजिए। इन चीज़ों के कंजम्पशन से डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। और ये सिर्फ कंजम्पशन नहीं, इसमें स्लीप भी आती है, इसमें रेस्ट भी आता है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स, जैसे आप बहुत लगातार वर्कआउट कर रहे हो विदाउट रेस्ट पीरियड, तो भी बॉडी में टॉक्सिन्स बन जाएंगे, राइट। सो रेस्टिंग फेज इज़ इम्पॉर्टेंट। सो बॉडी को अगर आप ये चीज़ें नेचुरली भी दे पा रहे हो तो आपको कोई पैकेटेड लेने की ज़रूरत नहीं है। जी जी, पर बहुत मिलता है आजकल ये, मतलब इतना इंस्टाग्राम पे तो आई सी सो मेनी ऑफ दीज थिंग्स, पीपल आर सेलिंग ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, विच इज़ वेरी स्कैरी, विच इज़ व्हाट आई मीन व्हेन आई से स्कैरी, कि लोग हेल्थ के नाम पे कुछ भी बेच रहे हैं और लोग कंज्यूम कर रहे हैं। इट कुड गो एनीवे। देखिए अविनाश, अगर इन चीज़ों से बॉडी मोमेंटरली डिटॉक्स भी हो जाती है, हमको कोशिश ये करनी है कि कैसे टॉक्सिन ओवरलोड हम रोके ना। जी,
हमने इधर For a डिटॉक्स longer period of time. फॉरएवर Yeah. अगर हमने अभी एक डिटॉक्स ड्रिंक पिया, फिर हमने शाम को रात के 1, 2, 3 बजे तक बैठ के फोन के ऊपर रील्स चलाए, टॉक्सिन्स वापस आ गए. जी, it's the same circle. It's the vicious circle. जी. So what I'm trying to say is that we have to learn the basics of health. जी. How to let your body not have a lot of toxins. How to detox your body. जी. How to focus on your body's health overall. How to prioritize your sleep and your rest. Sure. How to control your cortisol. ये सारी प्रैक्टिसेस अगर हम करेंगे ना, तो हमको मार्केटेड चीज़ों की कम ज़रूरत पड़ेगी. I agree. ओबेसिटी के अराउंड सोशल स्टिग्मा भी बहुत होता है. लोग बहुत ज़्यादा शेम महसूस करते हैं अपने मोटापे की वजह से. कई बार समाज भी आपको ये फील कराता है. बिफोर यू गो मोर डीपर इनटू दिस, आप अपने बहुत सारे पेशेंट से मिलते हैं जो इससे रोज़ गुजर रहे हैं. कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ केस दैट यू सॉ ऑफ अ पेशेंट हु वाज रियली इन पेन बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, नॉट ओनली फिजिकली बट बिकॉज हाउ द सोसाइटी वाज ट्रीटिंग हिम और हर? Unfortunately, or I would say fortunately, unfortunate so because the person was going through this, fortunate so because I could help the person. जी. So I have had a lot of such experiences in my practice. और मैंने ये देखा है कि empathy कम है towards obesity. जैसे अगर किसी को कोई disease है तो the public gets empathetic towards that person. Obesity के लिए empathy कम आती है because हम इसको सिर्फ appearance के साथ जोड़ देते हैं. तो हम बहुत आसानी से किसी को वी लुक डाउन अपॉन जी. बिकॉज ये अपीयरेंस को चेंज करता है इसलिए. सो आई फील दैट सबसे पहली चीज़ तो है इफ़ वी स्टार्ट लुकिंग एट इट एज अ डिजीज़, तो हम एक ओबीस इंडिविजुअल के लिए थोड़ी एम्पैथी भी ला पाएंगे. फर्स्ट थिंग. सेकेंड चीज़ ये है कि जिसको ये हुआ होता है उसी को मालूम होता है कि हाउ देयर एफर्ट्स आर ऑल्सो फेलिंग. How they want to combat it, but they're not able to do that. How they have actually, cried alone. और ये मैंने बहुत सारा अपनी प्रैक्टिस में देखा है. If I have to pick up a few cases which have really affected me was that there was a girl around 30-32, and I'm talking about a few years back. When she came to me, she tried everything, diet and this and that. और अक्सर ऐसा होता है, मेरे पास जब तक पेशेंट आता है वो सब कुछ ट्राई करके आए होते हैं. तो आफ्टर टेकिंग अ एंटायर केस, मेरी आदत है कि क्योंकि मैं तो आई विल डेल्व डीपर टू अंडरस्टैंड कि इनका हार्मोनल इशू क्या है, लाइफस्टाइल इश्यूज क्या है. सो आई वाज काउंसलिंग वन बाय वन. आई काउंसल्ड द गर्ल हु हैड कम. विद हर केम हर ब्रदर. ओके. सो व्हाइल आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस गर्ल टू द ब्रदर, मुझे मेडिकल हिस्ट्री लेना था, तो मैं थर्ड पर्सपेक्टिव भी ज़रूर लेती हूँ फैमिली के मेम्बर्स का. दैट ब्रदर क्राइड इन माई कंसल्टेशन रूम. क्राइड बिकॉज दे वर ट्राइंग. अभी इंडियन कल्चर है, फैमिली में होता है ये लड़की की शादी होनी चाहिए, एंड दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ गुड ऑप्शंस फॉर या रिश्तास फॉर हर. कि उससे this girl had started feeling very low. So sad. So this girl was like academically very, very brilliant and a performer. But because slowly obesity had captured her skills, if I may say, that I saw how it can impact mentally. मैं इस चीज़ को बहुत करीब से देख चुकी हूँ और इतना ज़्यादा देख चुकी हूँ ना अविनाश, कि इसीलिए मुझे लगता है कि इसके ऊपर कुछ काम बहुत सीरियसली करना चाहिए. इसके ऊपर काम एक मजाक की तरह या फिर इररिस्पॉन्सिबली कुछ भी बोल देना, ये सब को अवॉइड करना चाहिए. जी. ओबेसिटी एक्चुअली एक फिजिशियन का ही कैपेसिटी में आना चाहिए, जो समझ सके हार्मोन्स कैसे काम करते हैं, गट कैसे काम करता है, इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेशन क्या होता है, लाइफस्टाइल इश्यूज क्या है. This should be dealt with utter seriousness. जी. कैसे सॉल्व किया फिर आपने उस लड़की के लिए? तो मैं सबसे पहले उनके हार्मोनल इश्यूज को समझती हूँ. दूसरा मैं उनके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को समझती हूँ. तीसरा समझती हूँ इन्फ्लेमेशन कैसा है बॉडी में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैसा है. चौथा उनका लाइफस्टाइल, सराउंडिंग्स. अब अगर कोई आके मुझे कहता है कि आई जस्ट कांट स्टॉप ईटिंग अ पैकेट ऑफ चिप्स, आई हैव टू ईट अनदर, तो मैं समझ जाती हूँ इनका डोपामिन पाथवे अफेक्ट हो चुका है. तो वो सारे जो हैं वो मेरे फाइन ब्लूप्रिंट में नोट्स जाते हैं जी. और उस हिसाब से मैं उनका पर्सनलाइज्ड एक ट्रीटमेंट प्लान अचीव कराती हूँ उनको. स्लो एंड स्टडी चेंजेस. वी मेड दैट गर्ल लूज अराउंड 30 kilos. वाओ.
And just by diet, or it included exercise, diet, or complete lifestyle 360 डाइट तो मैं ज़्यादा देती ही नहीं हूँ. Hmm. Please understand, I am against the word diet. I believe in healthy eating. मैं किसी की लाइफ को कमांड नहीं करती हूँ कि आप 2 रोटी खाओ, 1 कटोरी दाल खाओ. I don't practice that. Sure. I try and understand the physiology, the pathophysiology of that individual. उनका हार्मोनल बैलेंस चेक करती हूँ, उनका जैसे मैंने बोला मेटाबॉलिक फंक्शन टेस्ट करती हूँ. वी हैव अ लॉट ऑफ बायोमार्कर्स टेस्ट जो टेस्ट कराते हैं, समझ में आता है बॉडी में इशू क्या है. जी. एंड देन आई डिज़ाइन अ रोड मैप जहाँ पे ऑफ कोर्स थोड़ा टेक्नोलॉजिकल हेल्प होता है, अ लॉट ऑफ काउंसलिंग होता है. सो विथ ऑल ऑफ दैट Yeah. आई हेल्प द पेशेंट लूज वेट. जी जी. While researching we found out the Society for Human Resource Management की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि 12% ऐसे लोग हैं जो अपनी वेट की वजह से वर्क प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करते हैं. Can you imagine people are facing discrimination basis their weight and not their capacity? But it's a reality. You've seen many cases like these. It's such a sad reality though, right? However, अब अगर इसको एक ह्यूमन माइंडसेट से देखिए, when you say कि they face discrimination, I'm assuming discrimination from the recruiters or discrimination from the seniors, Yeah. right? तो लोगों में ना ये एक preconceived notion हो जाता है कि अगर किसी ने अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा तो शायद the person will be lazy largely. That's one possibility. That's a mindset that. That's a mindset, preconceived true. notion, exactly. Secondly, ये हो सकता है कि उनको लगता होगा कि भाई because the person is obese, so maybe इनको systemic diseases होंगे, जी. तो इनकी productivity hamper होगी. फिर उनको ये भी लग सकता है कि अगर कोई फिजिकली एक्टिव वर्क है, फिजिकली चैलेंजिंग कुछ जॉब है, तो उनको लगता होगा कि मे बी दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एज वेल. जी. सो यहाँ पे आई विल से कि वी वर्क एज अ इकोसिस्टम. एवरी लिटिल कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन they work as a little ecosystem in themselves, Yeah. right? So they have to have that synergy to uplift everybody around them. Yeah. सो फॉर इंस्टेंस अगर इस तरह से वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, आई वुड सजेस्ट द ऑर्गेनाइजेशंस टू वर्क टुवर्ड्स द वेलनेस ऑफ देयर एम्प्लॉइज. Yeah. कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाइए जहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज़ की वेलनेस पे काम कर रहे हैं. आपको क्या पता आपके काम की स्ट्रेस की वजह से वो एम्प्लॉय का वेट बढ़ गया हो. जी, I agree. बिल्कुल. Right? So empathetic approach, structured approach, wholesome approach is the need rather than having obesity as a stigma. पर ये कितना डीप रूटेड सिग्मा है. जैसा आपने कहा, इट रियली स्ट्रक मी कि अगर हम किसी को देखते हैं तो वर्क प्लेस में शायद ये सोच आ जाती है कि यार वो लेज़ी है, इसके लिए वो वेट नहीं कम कर रहा है. एंड इट मे नॉट बी ट्रू. उसके घर के हालात कुछ अलग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. बिल्कुल. एक आपका मैकेनिज्म है द 5 hours फॉर ओबेसिटी मैनेजमेंट. लेट्स गो इनटू दिस. टेल मी व्हाट इज इट एंड इफ यू कैन गो 1 hour एट अ टाइम. So just to understand, or just to explain my patrons about how to combat obesity or how to achieve wellness in today's world, मेरा ये इंडिजिनस है. 5 पॉइंटर्स मैंने बनाए हैं जो ज़्यादा करके मेरे पेशेंट बेस को मालूम है. ये 5 R हैं. R एज इन द अल्फ़ाबेट R. पहला R है रेगुलेट योर नर्वस सिस्टम. सेकेंड R इज रीस्टोर मेटाबॉलिक इंटेलिजेंस. थर्ड R is rebuild gut and detox pathways. Fourth R is reprogram your lifestyle. And fifth R is repair and regenerate. ओके. So इन 5 R को अगर समझते हैं तो पहला वाला रेगुलेट नर्वस सिस्टम, कि अगर आपका बॉडी कांस्टेंट फाइट और फ्लाइट मोड में है तो आप समझ लीजिए कि हेल्दी नहीं है. That should be during when your work hours or when you're really trying to achieve or so. Your body has to be in a balance of fear, fight and flight and parasympathetic nervous system hormones, rest and digestion. That balance has to be restored. Chaos में कभी health नहीं होती. Second आता है कि आपका जो metabolic intelligence है उसको आप वापस रिस्टोर करिए. यानी कि आपके हार्मोन्स का इम्पैक्ट होता है, इंसुलिन, थायराइड हार्मोन्स, इन सब का मैं पहले चेक करती हूँ पेशेंट्स का कि लेवल्स क्या है. दैट गिव्स मी अ फाइन ब्लूप्रिंट कि कैसे आगे बढ़ना है. थर्ड आ जाता है दैट योर गट माइक्रोबायोम. यू हैव टू सेटल योर इन्फ्लेमेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट गेट्स इनटू माय एक्शन प्लान कि इनमें अगर इन्फ्लेमेशन है तो कितना है और उसको किस तरह से मैनेज करना है इंडिविजुअल केस को. फोर्थ आ जाता है लाइफस्टाइल को अपना रिप्रोग्राम करना है आपको.
Again, you have to have structured time for your meals, for your exercise, for your rest, your family time, work life balance. मैं उन चीज़ों पे बहुत काम कराती हूँ. जी और जब ये सारा स्ट्रक्चर बन जाता है ना, तब रिपेयर और रीजनरेशन बहुत आसान हो जाता है. आपकी बॉडी अपने आप आपका वेट लूज करना शुरू कर देगी, बिकॉज बाकी सारे पैरामीटर सेट हो गए हैं. जी सेकेंडली, आपका स्किन अलग ग्लो करने लगेगा, आपके बाल अच्छे ग्रो करने लगेंगे, आप ओवरऑल आपका एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगा व्हेन एवरीथिंग कम्स इन हार्मनी. सो आई वर्क ऑन ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स, द 5 hours जी ऑफ माई प्रैक्टिस. जी आई होप लोग सुने और लोग इसको अपने रोज़ एवरी डे लाइफ में यूज़ करें. इट्स वेरी हेल्पफुल. क्योंकि हम मोटापे की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ओवरवेट की बात कर रहे हैं, आजकल एक नया ट्रेंड चला है और हमने ये सेलिब्रिटीज़ में ही आजकल बहुत ज़्यादा देखा है, द यूसेज ऑफ दीज 2 थिंग्स कॉल्ड ओजेम्पिक एंड मुंजारो. अब ये 2 बज़वर्ड बन चुके हैं और बहुत लोग इसके इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से हमने देखा है कि वेट लॉस हो रहा है. लेट मी हेल्प अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ओजेम्पिक एंड मुंजारो और उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है. सबसे पहले तो अविनाश, द पॉइंट टू पॉन्डर इज कि एक मेडिसिन इतनी पॉपुलर हो कैसे गई. जी सो 1954 में इंडिया में एक लॉ, एक एक्ट पास हुआ था, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी एक्ट. उसका मतलब ये था कि किसी भी ड्रग को कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी इस तरह से पब्लिसाइज नहीं कर सकती कि वो लगे कि मैजिकल रिजल्ट दे रही है, या फिर कोई भी मैजिकल रेमेडी नहीं आप किसी भी और सोर्स ऑफ मेडिसिन से दिखा सकते हो, एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो. जी बट ये इस पर्टिकुलर मेडिसिन का मार्केटिंग किस लेवल पे हुआ आपने रियलाइज किया है? जी Nobody is talking about it, yet everybody is talking about it. नोबडी इज क्लेमिंग इट कि हमने कंज्यूम किया है, कोई नहीं ऑन Yes. रिकॉर्ड बोल रहा है. Yes. हाँ. लेकिन सबको पता है कि किसने किसने कंज्यूम किया है. So this is modern day marketing, जी without saying the word clearly. Okay. Now coming to ये क्या है? ये है GLP-1 agonist एंड GIP-1. मुंजारो में GIP भी है. अब ये एक्चुअली मेडिसिन बने थे टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स के लिए. ओके और इसमें देखा गया कि पेशेंट्स जिनको ये दिए जा रहे थे मेडिसिन, उनका वेट लॉस भी साथ में होने लगा. तो अब इसका ऑफ लेबल यूज जो है वो इतना पॉपुलर हो गया है टू लूज वेट. जी बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कोई वेट लॉस की मैजिक रेमेडी नहीं है, ये एक हार्मोनल मेडिसिन है. एंड दिस हैज़ टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय अ फिजिशियन हु अंडरस्टैंड्स योर पैथोफिजियोलॉजी वेल. एंड यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी चीज़ आप कर लीजिए, सर्जरी कर लीजिए, आप मेडिसिन खा लीजिए, आपको आपकी लाइफ के बेसिक चीज़ों को रेगुलेट करना होगा so that the results are long lasting. ओके Otherwise, you will again go back into the loop of gaining weight. फर्स्ट अप. सेकेंडली, जब आप ये मेडिसिन ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि इनके कुछ इम्पैक्ट नहीं होते बॉडी के ऊपर, काफ़ी सारे इम्पैक्ट होते हैं. आपका एपेटाइट सप्रेस हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, सम पीपल मे हैव डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, सम पीपल इवन मे हैव पैनक्रियाटाइटिस. तो इसका 10, 15, 20 साल के बाद क्या एक्चुअली इम्पैक्ट आने वाला है वो टाइम रहते पता लगेगा. जी So I would say that please take it under a physician's guidance. Only if the physician feels that it should be prescribed to you. जी This is not some hot chocolate selling. या Please don't follow the trend. पर जो लोग डायबिटिक नहीं है वो अगर ये कंज्यूम कर रहे हैं तो उनके बॉडी पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो ही रहा होगा, राइट? 100% होगा ना. That will definitely change their entire physiology. जी But are they really taking medicines? The people who are not even type 2 diabetics, who is prescribing them? I think we have to stop it there. या आफ्टर दिस हैज बिकम सो फेमस, कभी आपके पास आपके कोई पेशेंट आके बोले, डिड दे आस्क यू फॉर इट, डिड दे आस्क योर एडवाइस ऑन इट, शुड दे कंज्यूम इट, शुड दे नॉट कंज्यूम इट? हैज इट बिकम सो पॉपुलर हर घर में? So I think this should fall under a diabetologist. So if ever a patient would ask me also, मैं उनको किसी diabetologist को refer कर दूंगी. जी जी जी. बट यू एज अ Not for weight expert loss. you are saying it is Not for weight something. loss. I will never prescribe it for weight loss only. जी I will prescribe it. No, I will rather recommend my patient to go to a diabetologist if the patient has diabetes. If the patient doesn't have diabetes and still is asking me to prescribe it, तो मैं बैठा के उनका बहुत अच्छा काउंसलिंग कर दूंगी, जी श्योर. सही रास्ता दिखाऊंगी. प्लीज़ दिखाइए, क्योंकि यू आर राइट कि अभी शायद नहीं समझ आ रहा है, अभी हमको दिख रहा है कि हाँ बहुत सारा वेट कम हो गया, Yeah. और फ्यूचर में जाके कुछ भी हो सकता है आपके बॉडी में, वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है या बिल्कुल शायद कुछ जाके कुछ बड़ा हो सकता है. यू Absolutely. नेवर नो, राइट? लाइक Absolutely. आई वाज टेलिंग यू ड्यूरिंग द ब्रेक ऑल्सो, ड्यूरिंग आफ्टर कोविड
and I don't know if I'm talking about vaccines here or what, but after COVID, so many people have become, I personally feel they've become so impatient. There's a certain amount of kindness that has gone away. I don't feel that warmth anymore in people. I don't know what has changed after COVID per se, but I really feel there's no warmth in people anymore. हर एक को सिर्फ काम करना और आगे निकल Are जाए. you also feeling that? I am, Oh I my really God. am. I was talking about this to somebody, one of my friends the other day, कि अचानक से ऐसा हो गया है कि लोग आपस में भी ना, जैसे किसी रैंडो से भी अगर आप बात करेंगे, मान लीजिए कोई कुरियर वाला भी आया है, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड से, इरिटेटेड से अपीयर होते हैं आजकल ज़्यादा करके. जी. यू नो, पब्लिक बाय लार्ज हैज बिकम वेरी अनॉयड. मतलब आप रोड पे किसी से बात करेंगे तो बहुत काइंडली आपको जवाब नहीं मिलेगा. जी. ये क्यों हो रहा है ऐसा? जस्ट वी हैव टू डेल्व डीप कि इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों बढ़ रहा है जी. लोगों की लाइफ में. जी. आपको क्या लग रहा है क्यों हो रहा है ये? मुझे तो लगता है कोई एक फैक्टर नहीं है. स्पेशली डिजिटाइजेशन बढ़ने की वजह से ना हमारे अटेंशन स्पैन्स बहुत कम हो गए हैं. सबसे पहले आप देखिए, हमारा अटेंशन स्पैन इसी चीज़ से रिफ्लेक्ट होता है कि हम एक रील को 2-3 सेकंड से ज़्यादा देखते नहीं है. बस कोई ऐसी होती होगी जिसको देखते होंगे जी. हम. जी. बिल्कुल. So that is reflecting onto our attention span, first up. Secondly, information overload. जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है वो भी हमें मिल रहा है, और फिर हम उस इन्फॉर्मेशन को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, और हम उसमें समझ ले रहे हैं कि मुझे सब समझ में आ गया, और हम उसको खुद के ऊपर ट्राई कर रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ. थर्डली, मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली समवेयर अराउंड 2020 के आसपास एक कुछ वेव आई थी डिजिटलाइजेशन की, कि उसके बाद से अचानक से आई एम सीइंग कि पब्लिक के हाथ में फ़ोन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. बिल्कुल. I think data has become too accessible or maybe affordable. So all the time we would see कि, you know, if we talk about our workforce, the people who help us in a household, सारे ही आजकल सिर्फ फोन्स पे ही बैठे होते हैं. जी. जी. मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ तो मैं वहाँ पे ही देखता हूँ, कोई दूसरे से बात नहीं कर रहा. नोबडी इज लुकिंग अप. सबका ध्यान सिर्फ फ़ोन पे है. बात चाहे ना भी करो, बट ट्रैवल करते हुए एटलीस्ट, यू नो, यू कैन एंजॉय योर राइड. यू नो, यू कैन थिंक अबाउट समथिंग, यू कैन रीड, यू कैन, अगर बारिश हो रही है तो ब्यूटी एंजॉय कर सकते हो. माइंडफुल भी नहीं है ना हम सराउंडिंग से, हम ऐसे ही लगे होते इधर उधर कुछ भी हो जाए. बिल्कुल. बिल्कुल नहीं. व्हाट आई मीन टू से इज कि जब मैं 2011-2012 में आई यूज्ड टू ट्रैवल इन ट्रेन, बिकॉज वी यूज्ड टू बी रेगुलर ट्रैवलर्स, जो रोज वही रास्ता ले रहे, तो एक फ्रेंडशिप हो जाती है. फ्रेंडशिप नहीं, मतलब यू नो द पर्सन, जान जाते हो. हाँ. कोई फोन में नहीं पड़ा रहता था. पर अभी कंप्लीटली लोग सिर्फ और सिर्फ फोन में गिरे रहते हैं. इट इज अ प्रॉब्लम एंड दिस इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज. हम किधर जा रहे हैं? अगर हम देखें, एक लार्ज पिक्चर को देखें, तो ये सब जो चेंजेस आए हैं, इसके साथ क्या हम पॉजिटिव फील कर रहे हैं कि नॉट टू पॉजिटिव फील कर रहे हैं? जी. हमारे आंसर्स वही हैं. जी. जी. इसीलिए मैं बार बार ये चीज़ को एम्फेसाइज करती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में माइंडफुल हो जाइए. जी. मैं बहुत बार सुबह उठ के सीधा फ़ोन उठा लेता हूँ, और विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड, राइट. सुबह शुरू हो जाता है, रात को 10-11 बजे तक काम शुरू होता है. हाउ डू यू थिंक इफ पर्सन हैज़ अ लाइफस्टाइल लाइक दैट, व्हाट इज़ वन ट्वीक दैट यू वुड सजेस्ट टू देम कि दे कैन मैनेज देमसेल्व्स ऑल्सो हियर, देयर वेट, देयर मेंटल हेल्थ? देखिए, जैसा आपने मुझे आपका लाइफस्टाइल अभी बताया था, तो उसके हिसाब से तो क्लियरली है कॉर्टिसोल हाई है, राइट. अगर हाई कॉर्टिसोल है तो आपको समझना है कि इसको बाय द एंड ऑफ द डे कैसे रिलैक्स करना है. जब आप सुबह उठते हैं, आपका कॉर्टिसोल इज एट इट्स पीक. दिस कॉर्टिसोल का ना अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा नाम खराब हो गया है. हम बहुत नेगेटिवली देखते हैं कॉर्टिसोल नाम को ही. सो लेट मी टेल यू, कॉर्टिसोल इज नॉट अ डिसरप्टर. कॉर्टिसोल तो बहुत रिक्वायर्ड है बॉडी में. ये एक अच्छा हार्मोन है. ये आपको सुबह जगाता है, ये आपको पूरा दिन काम करने के लिए मोटिवेट करता है. एक्सेस इसकी बुरी है, राइट. सो आपका जो लग रहा है मुझे, ये कॉर्टिसोल एक्सेस लग रहा है. इसमें सबसे पहली चीज़ है, मॉर्निंग में कुछ 1-8 घंटे के लिए सनलाइट में ज़रूर जाइए. Cortisol will release better, activate better for you to run through your day. Vitamin D plays a role here. This is mainly for cortisol. Vitamin D का भी बॉडी पे इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है, बट क्योंकि आपने आपका लाइफस्टाइल से बोला तो मैं इसको कॉर्टिसोल से रिलेटेड बता रही हूँ. सेकेंडली, आप ऐसा करिए कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे एक वाइंडिंग डाउन शेड्यूल बनाइए. यानी कि व्हेन यू एंटर योर होम, तो आप कोशिश करिए कि थोड़े से लाइट्स डिम हो. जितना हो सके फ़ोन को एटलीस्ट कम यूज़ करिए. एटलीस्ट थोड़ा सा कोशिश करिए उस पर. लेट योर कॉर्टिसोल पास इट ऑन टू मेलाटोनिन, ताकि आपकी स्लीप अच्छी आए. तो अगर आपको एक आध स्मार्ट स्वॉप चाहिए, तो पहला है सनलाइट, दूसरा है डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग. ओके, व्हाट इज दैट? जैसे
फोर्सफुल थोड़ा सा ब्रीदिंग, या आप बॉक्स ब्रीदिंग भी कर सकते हो, लाइक 3-4 सेकेंड इनहेलेशन देन होल्डिंग एंड देन एक्सहेलेशन एंड देन होल्डिंग. तो बॉक्स ब्रीदिंग जैसे टेक्निक्स करिए ताकि आपका कॉर्टिसोल थोड़ा काम हो जाए. ओके यस, स्लीप पे फोकस करिए. जी. एंड डिम लाइट्स यू सेड कि अगर घर पे चाहिए तो लाइट्स थोड़े वार्म होने चाहिए. यस, इट मेक्स अ डिफरेंस टू योर मूड. इट डज, बिकॉज क्या होगा, कॉर्टिसोल जब कम होगा ना तो ही मेलाटोनिन स्पाइक होगा. क्रेजी. सो इसके लिए आपको थोड़ा सा वर्क स्ट्रेस से हटना होगा. थोड़ा सा अगर आप मूड लाइट्स घर में लगाते हैं, इन छोटी चीज़ों से, एक्सटर्नल चीज़ों से भी आप पे फ़र्क पड़ जाएगा. बिकॉज जैसे ही लाइट डिम होती है हमारे मेलाटोनिन को पता लगता है कि नाउ इट इज़ माई टाइम टू स्टार्ट वर्किंग. जी सो दैट गेट्स एक्टिवेटेड. जी. इसको कॉर्टिसोल डिटॉक्स कहते हैं. कॉर्टिसोल डिटॉक्स नहीं हो सकता. कॉर्टिसोल का कोई डिटॉक्स ड्रिंक नहीं है. जी. कॉर्टिसोल अगर आपको कम करना है बॉडी में तो आपको लाइफ में 360 डिग्री चेंजेस लाने हैं. ये एक आध चीज़ से कम नहीं होगा. ये कम होगा आपके मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस से. जी. सो लाइक आई सेड, स्लीप, reduce on your activity by the end of the day, make a winding down schedule for your day, let the other hormones take over and let cortisol go at its rest. जी. Because जिस समय आपके hormones जिनको rest and regenerate करना है उनका पीक का टाइम होता है, उस समय आपका cortisol पीक पे है. जी. यानी कि रात के 10-11 बजे मेलाटोनिन हैज टू एक्टिवेट, बट मेलाटोनिन एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहा. क्यों? क्योंकि cortisol एक्टिवेटेड है. ओके. Yeah. So when this will go down, this will come up. That is how hormones work in Yeah. conjunction with each other. जी. So that transition you have to actively bring in your life. ओके. जैसे हमने ओजेम्पिक और मुंजारो की बात की, जो आज के कीवर्ड्स है, कुछ सालों पहले का एक कीवर्ड था वेट लॉस के लिए स्पेशली फॉर ओबीस पीपल, वो था बेरियाट्रिक सर्जरी. आज भी बहुत लोग ये कराते हैं. जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये कहता है कि बेरियाट्रिक सर्जरी में आपका जो स्टमक का पाउच होता है वो छोटा कर देता है. मतलब आप कम फूड कंज्यूम कर रहे हैं. अब कम फूड कंज्यूम हो रहा है, इसका ये मतलब हो रहा है कि आपके बॉडी में उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है. विच मीन्स आप फिर वाइटामिन की गोली खाएंगे, कैल्शियम की गोली खाएंगे, जो भी न्यूट्रिएंट्स आपको पूरे खाने से नहीं मिल रहा है, आप उसके लिए सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हैं. क्या ये प्रोसेस भी सेफ़ है? क्या इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स है या ये भी अवॉइड करना चाहिए? See, बेरियाट्रिक सर्जरी जो है ना, ये शॉर्टकट नहीं है. बेरियाट्रिक सर्जरी इज़ अ ब्यूटिफुल ब्रेक थ्रू in medical field and it's very evidence based surgery. ये खराब चीज़ नहीं है. खराब तब होता है जब आप इसको यूज़ गलत जगह पे करेंगे तो. Bariatric surgery in fact is a boon for the patients who've had comorbidities along with obesity. जिनको से हार्ट डिसऑर्डर्स थे या फिर स्लीप एपनिया वगैरह था या फिर मॉर्बिडली ओबीस पेशेंट्स थे, उनके लिए बेरियाट्रिक सर्जरी हैज़ बीन अ बोन ऑल्सो. जी. So everything can be a boon or a bane, na? Depends upon how we are taking it. So when you do undergo bariatric surgery, तो definitely जो आपका स्पेशली अगर duodenal bypass हुआ है तो absorptive surface कम हो जाता है, जिससे कुछ absorption vitamins वगैरह के कम हो जाएंगे. So this you always have to keep in touch with your physician because आपके physician बताएंगे आपको कि कौन से supplements लेने हैं इसके बाद या नहीं लेने हैं. एंड आई एम श्योर कि जो भी फिजिशियन के पास आप बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए जा रहे हैं वो भी आपका केस देख के ही आपको रेकमेंड करेंगे कि आर यू अ फिट केस टू अंडरगो बेरियाट्रिक सर्जरी और नॉट. श्योर. या पर ये जो वाइटामिन हम इतना रिलायंस बाहर से रख रहे हैं फॉर सप्लीमेंट्स, इज इट गुड फॉर अ लॉन्गर टर्म? स्पेशली अगर हम बात करें पेशेंट्स ऑफ अंडरगॉन बेरियाट्रिक सर्जरी तो उनको तो लेना ही पड़ेगा. बिल्कुल, कंपल्सरी. सर्फेस कम हो गया है इनका. सो कहीं ना कहीं न्यूट्रिटिव डेफिशिएंसी आने को रोकने के लिए उनको देना पड़ेगा एक्सटर्नली. बट लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं फिर इस चीज़ के? साइड What if you're इफेक्ट्स not- टर्म डिपेंडेंस है ना. सी विच इज़ वाई बेरियाट्रिक सर्जरी जो है जहाँ तक हो सके पेशेंट अगर टाइमली समझ जाए तो वो अवॉइड कर ही सकते हैं ना. टाइमली अगर उनमें वो स्टेप ले सके. सी ओबेसिटी की सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम टाइमली एक्शन नहीं लेते. जी. 2-4 kg बढ़ने पे, 5 kg बढ़ने पे हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि जिस दिन मुझे लगा ना उस दिन मैं कम कर लूँगी. जी. नहीं होता है. हो नहीं पाता, वो हो नहीं बहुत पाता मुश्किल. बिकॉज जैसा हमने डिस्कस किया बहुत सारे रीजंस है विच कैन वर्क अगेंस्ट यू. सो ओबेसिटी में एक तो डायग्नोसिस बहुत लेट होता है, दूसरा आप एक्शन बहुत लेट लेते हैं. तब तक बॉडी में ऑलरेडी 15, 20, 25, 30 किलो बढ़ चुका होता है. सो द एक्शन इज़ वेरी लेट. जी. आई विश पीपल स्टार्ट टेकिंग एक्शन इमिजिएटली. जैसे ही लगा तुरंत आप एक्शन लीजिए, ब्रिंग इट डाउन. जी. जी. जो ये व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, वी गो बैक टू द लाइफस्टाइल पॉइंट हियर कि लाइफस्टाइल सुधारिए तो आपको ये सब कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी.
Absolutely. वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल। बी अवेयर, बी कॉन्शियस ऑफ योर बॉडी ना। जी बिल्कुल, इट्स आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है, वेट बढ़ा के, अचानक से वेट बढ़ा के आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है कि आई नीड हेल्प। जी जी सो फोकस करिए, गिव हेल्प। जी, आई होप जो देख रहे हैं उनको इससे फ़ायदा हो। हाँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ओबेसिटी एक डिजीज़ की तरह देखना चाहिए, पर आज भी जो ये सारी बेरियाट्रिक सर्जरीज़ है या बहुत सारी ओबेसिटी की ट्रीटमेंट्स है, वो मेडिक्लेम कवर नहीं करती। Do you think that's also a problem and the government should look at this differently now, especially when the Prime Minister has addressed it on Independence Day, saying it that it's a national concern? So, well, in cases bariatric surgery is still covered by Mediclaim, but बाकी के जो treatments हैं, conventional treatments, वो मेरे ख्याल से इंश्योरेंस कंपनीज इसलिए कवर नहीं करते बिकॉज जैसे कि हम बात कर रहे हैं शैलो अप्रोच की, तो आज तक हम ओबेसिटी को ट्रीट ही कर रहे थे सिर्फ जिम और डाइट से। तो इंश्योरेंस कंपनीज डिडंट टेक इट एज सीरियसली, जी दे डिडंट टेक इट एज अ डिजीज। अभी अगर आज देखा जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च हो गया या WHO हो गया, उन्होंने ओबेसिटी को क्रोनिक डिजीज का दर्जा दे दिया है। जी सो इट इज़ टाइम कि जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, जो मेडिकल अप्रोच है टुवर्ड्स कम्बैटिंग ओबेसिटी, उसको तो डेफिनेटली मेडिक्लेम मिलना चाहिए। हावेवर शायद नाउ आई एम थिंकिंग फ्रॉम बोथ द एस्पेक्ट्स, शायद इंश्योरेंस कंपनीज को लगता होगा कि यू नो इसका कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला है, रिजल्ट नहीं आने वाला, उनको भी शायद हो गया होगा डिस्पेयर ऑफ रिकवरी। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई स्पेसिफिक BMI से ऊपर के पेशेंट्स को मेडिक्लेम मिलना चाहिए। एक के क्लियर डिमार्केशन हो जाना चाहिए कि ये ओबेसिटी ट्रीटमेंट एस्थेटिक है या फिर ये ड्यू टू सम फिजिकल एलिमेंट्स है, जी पैथोलॉजिकल है। जी तो वो एक BMI का सेट पैरामीटर डिसाइड कर लीजिए कि इतने से ऊपर वाले पेशेंट्स को मेडिक्लेम देंगे आप, जी और रिजल्ट आने के टाइम भी एक आप सेट कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग बी स्ट्रिंजेंट, बट 1 ईयर 1.5 ईयर जो भी लगता है वो टाइम सेट करिए कि इतने टाइम में अगर आपका ओबेसिटी ट्रीटमेंट हो जाता है, इट विल बी कवर्ड अंडर मेडिक्लेम। जी द रीज़न आई ब्रिंग दिस अप इज़ दिस ओनली, क्योंकि ओबेसिटी आम इंसान की भी तकलीफ है, ऐसा नहीं कि दिस इज़ ओनली अ प्रॉब्लम ऑफ द रिच, बट मे बी No, पुअर it's पीपल आर yeah. अनेबल टू अफोर्ड दीज सर्जरीज और अनेबल टू अफोर्ड सो मेनी ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स बिकॉज इट्स नॉट इन्वॉल्व इन द मेडिक्लेम. Instagram, TV shows, movies sometimes set very unrealistic beauty standards. कई बार हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसको लोग देखते हैं कि we also want to achieve this, and if we don't, we are not beautiful enough. This can also be called as body dysmorphia at this point in time, especially with filters, especially with AI generated pictures. It is so scary and people are taking these things seriously. As an expert, how do you recommend, or what do you recommend to all these people who are dealing with this new digital giant, कि अब जो मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ वही सुंदर है और बाकी सब फेक है? ये भ्रम को कैसे तोड़ा जाए? कैसे लोग अपने आप को अपनाएं और अपने आप को they feel happy with their own self? We are chasing a digital illusion. So true. We really are. So that answers it all, right? First up, it's digital, and second, it's an illusion. So don't believe, don't compare yourself with that. See, body dysmorphia जो है ये एक पैथोलॉजिकल सिचुएशन है, और अगर हमारा डिजिटल वर्ल्ड हमको उस चीज़ तक पुश कर रहा है तो इट्स अ वेरी अलार्मिंग थिंग। इतने फिल्टर्स वगैरह हो के, आई वुड से बहुत इन्फ्लुएंसर जनरेटेड है, तो क्या होता है, दिस स्क्यूज आवर परसेप्शन ऑफ व्हाट इज नॉर्मल। क्योंकि हम इतने फिल्टर्ड चीज़ें देखते हैं, हमको लगता है कि ये नॉर्मल है तो फिर मैं क्या हूँ। जी सो हमारा रियलिटी से, हमारा उससे भरोसा सा चला जा रहा है। वी आर चेजिंग इल्यूजन, इट्स अ मिराज, it is a mirage. राइट? सो व्हाट आई विल से इज कि सबसे पहले you have to media train yourself and your next generation. Media train yourself. I'll use the word, a coined word, media train. That was what you see on media is not all true. This is just an illusion, because especially, okay, you and I are still adults, we can understand that. But imagine teenagers and all, phone तो सबके हाथ में है। जी उनके एक यंग माइंड के ऊपर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता होगा। गर्ल्स आर ग्रोइंग अप एंड यू सी आजकल दे हैव स्टार्टेड यूजिंग स्किन केयर भी बहुत अर्ली एज पे, मेकअप भी बहुत अर्ली एज पे। क्यों? क्योंकि दे आर ट्राइंग टू मे बी चेज दिस इल्यूजन, राइट? सो वी हैव टू समवेयर एज एडल्ट्स एजुकेट देम दैट दिस हैपेंस विद फिल्टर्स एंड ऑल. You are as beautiful as you are. Yeah. So
सब्जेक्टिव वेलबींग का क्या होगा अगर हम हर समय के इल्यूशन को चेस करेंगे? हम अपनी बॉडी में, अपनी स्किन में तो कभी खुश हो ही नहीं पाएंगे ना फिर। बिल्कुल। सो रियलिज्म लाना ज़रूरी है। जी जी। For me, biggest learning to all the parents who are watching right now, media train your children for the future. है It ना? is so true. Media train your children for the I've future. just coined this word कि भाई और क्या किया जाए, because I'm also a mother to a teenager. Yeah. I understand, you know, what all the child goes through. Available तो है ना, आप अपने बच्चे का मोबाइल डिवाइस लिमिट कर देंगे, उसके फ्रेंड से तो मिल ही जाएगा उसको। बिल्कुल। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको बाउंड्रीज नहीं बनाने हैं, आपको एजुकेशन देनी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिंग अ वाटर टाइट बाउंड्री जी कि नहीं आप नहीं देखोगे, ऐसा नहीं होगा, वो देखेगा कहीं ना कहीं। जी आप उसको ट्रेन करिए जी। कि दिस इज द रियलिटी, दिस इज हाउ इट गोज। Sure. The reason I do these podcasts, Harjot ji, is because I really want to make a difference in the society. I really want people hear it. I really want people feel a change. कि कुछ कर सकते हैं तो the life becomes much better. Isn't it? Yeah. Thank you so much for giving so much information. I really hope it helps people, and I really hope. My pleasure. I'm sure my talk, you know, for the listener must be कि obesity specialist हूँ तो शायद मैं बताऊँगी आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और मुझे लगता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ वही रही होगी। जी। बट आई वांट टू टेल कि ये सारी चीज़ें बहुत सुपरफिशियल हैं। हमको एक्चुअली अगर ओबेसिटी को ट्रीट करना है, वेलनेस को लाना है, तो इन सारे इंफॉर्मेशन ओवरलोड से थोड़ा सा खुद को डिस्कनेक्ट करना है। जी यही अटेंशन जो आप स्क्रीन पे दे रहे हो, खुद पे दे लो, जी सब ठीक हो जाएगा। जी। Avoid screen time, mindful eating, these things all count under, and good sleep. Balance cortisol, Yeah. keep your adrenaline in check, Yeah. work on your wellness, Yeah. adapt breathing, you know, do certain breathing exercises, walk on grass. These are basic things which are going to bring in massive changes in your body. Yeah. Great summary. Thank you so much, Harjot ji. We learned a lot today. Thank you so Thank much you for this. so much. Thank you.